सभी छात्र एवं छात्राओं को विक्रम सर का नमस्कार। आज का जो क्लास है वह क्लास 10th जो बोर्ड एग्जामिनी है उनके लिए और समस्त उन छात्रों के लिए जो अभी क्लास 10th में एंटर करें। तो हमने सोचा कि अभी क्लास 8 का वीडियो बनाया था। पहला चैप्टर जो हमारा था क्लास 8 का नंबर्स का, उसके बाद हमने सोचा कि उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच में हम क्लास 10th वाले को केंद्र में रखते हुए जो बोर्ड एग्जामिनी है उनके लिए हमने शुरुआत की है। भले ही हमने देर से शुरू की है, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से उनका रिवीजन भी होगा और जो नए क्लास में 10th क्लास में जाने वाले होंगे उनके लिए ये वीडियो लाभदायी होगा। तो चलिए, आज पहला क्लास है हमारा। जो इस क्लास 10th की शुरुआत में हमने पहला चैप्टर हमने लेना है रियल नंबर्स, जिसका रिवीजन भी होगा आपका और जो नए सीखने वाले होंगे वो भी इससे लाभ पाएंगे। तो दिस इज आवर क्लास 10th। क्लास 10th NCERT मैथ्स इज द बेसिक मैथ्स। सो इन NCERT मैथ्स चैप्टर 1 is everyone knows real number. So real numbers, you are already aware with the what is a real number. Everyone is aware with real numbers. So real number means the number that has that includes all the numbers that is rational and irrational. Everyone knows the real number are of two types. First is rational number and second is irrational number. There is a boundary line between rational number and irrational number. In Hindi it is called परिमेय संख्या, this is called अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का मतलब है कि यह इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन भी एक पढ़ाई है। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम हो उसमें पूछा जा सकता है कि जो व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल। और इसमें बच्चे कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब इसका अगर हिंदी अर्थ जान लिया जाए। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमित है, परिमित मतलब होता है सीमित, और इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या मतलब असीमित, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं। ऑल द प्राइम नंबर्स whose square root cannot be find as like rational number, so those are root 2, root 3, root 5, root 7 etc. are the good examples of irrational numbers. So irrational numbers का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक एग्जांपल के तौर पर 1.01001001000001 dot 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 dot, that means it is infinite, its decimal expansion is infinite and but non recurring। लेकिन रेशनल नंबर में दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जानते हैं आप, और इसको रिवाइज करना भी जरूरी है। और दूसरा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, माने ये इसका डेसिमल कभी लास्ट नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन जो डिजिट्स हैं उसको इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नहीं, रिकरिंग का मतलब होता है कि एक डिजिट रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं 1/3, तो इसमें 0.333333 डॉट 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 डॉट, मतलब इसका कभी खत्म नहीं होता ये डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम लोग शॉर्ट में 0.3 ओवर बार हम पीरियड लगा देते हैं, जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक भी कहलाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसका रिपीटिंग ब्लॉक जो है, उस रिपीटिंग ब्लॉक में सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि 3 है। ओके, so let us start about the talking we should recall the difference between rational number and irrational number in terms of actually what is rational number. I had given the introduction of rational number in class 8 video. There I had described totally about the rational number. rational number क्या है, किस तरह से वह p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q जो है सिंपल इंटीजर्स प्लस या माइनस इससे मतलब नहीं है, और जो है उसका जो डिनोमिनेटर है जो q है वह डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। 1/3 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम ले सकते हैं 2/5 एग्जांपल अगर लेंगे तो 2/5 को अगर हम डिवाइड देंगे डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए तो
तो निश्चित रूप से ये 0 पॉइंट क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम देखते हैं कि वो डेसिमल्स, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन वो बार बार एक डिजिट जो है, जिसको हम लोग अभी भी रिपीटेड ब्लॉक के नाम से जाने हैं। तो रिपीटेड ब्लॉक का मतलब होता है कि जब डेसिमल नंबर का जो दूसरा टाइप है डेसिमल एक्सपेंशन का, उसमें जो डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं, तो कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, इसमें तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 0.123 123 123, इसमें 3 डिजिट हम देखेंगे कि रिपीट हो रहा है, जिसका रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स है। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ repeating block in the question, it may be asked in the board exam. So you should know what is a repeating block in the decimal expansion of the rational number of second type. But irrational number has only one decimal expansion, that is non-terminating. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और इरेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर नहीं नोट करते हैं कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स होते हैं माय डियर, लेकिन इरेशनल नंबर में कहाँ होता है नॉन रिपीटिंग ब्लॉक, सॉरी रिपीटिंग ब्लॉक। उसमें देखिए 0.1.01 अगर है उसके बाद 001, और हम देख रहे हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक बन नहीं पा रहा है, हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है, हर बार एक नंबर बढ़ सकता है, एक डिजिट बढ़ सकता है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2.13, फिर हो जाएगा आपका 133, फिर हो जाएगा आपका 1333। ये सब एग्जांपल्स हैं इसके जिसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होता है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिव तो होता है, नॉन रिकरिंग भी होता है, लोग रिकर नहीं करता, बार बार रिपीट नहीं करता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग होता है, यानी रिकर मतलब होता है दोबारा आना, तो नॉन रिकरिंग तो मतलब दोबारा नहीं आना, कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक इसमें नहीं बन रहा है, दैट इज द डिफरेंस। चलिए, रेशनल और इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन जरूरी था क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ये है रियल नंबर, तो एटलीस्ट हमें रियल नंबर्स क्या है उसके बीच का क्या अंतर है एज ए लाइक बोर्ड एग्जामिनी और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स ये क्लियर होने चाहिए। और आप क्लियर हैं, मैं नहीं कहता कि आप क्लियर नहीं है, हमें बस अपने सारे वीडियोस में क्लास 10th के ढेर सारे चैप्टर को रिवाइज कर जाएंगे। अभी तो 1 महीना से अधिक टाइम है, तो जब तक एग्जाम है तब तक एक रिवीजन के तौर पर एक छोटा सा वीडियो बनेगा। अब इसमें हम सवालों को लेते हैं कि जो सवाल इसमें पाए जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, उस सवाल को अगर हम देखें तो पहला एक्सरसाइज हमारा है 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देखिए, अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है यह सभी को पता होना चाहिए कि नथिंग बट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जी हाँ, तो डिविडेंड एक फॉर्मूला याद करें, हम लोग बचपन से ही ये फॉर्मूला जानते होंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन, दैट इज हियर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसका नाम दिया गया है, क्योंकि इस पे हम जानते हैं कि यूक्लिड एक ऐसे मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने हमारे मैथ्स जगत में पूरा उन्होंने नींव रखा, किस तरह से अर्थमेटिक का, किस तरह से उन्होंने ज्योमेट्री का नींव रखा। तो यूक्लिड का नाम जो है हम लोग कई थ्योरम उनके पढ़े हैं और भी पढ़ेंगे आगे। तो उन्होंने यूक्लिड साहब ने एक डिवीजन एल्गोरिथम बताया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम जानते हैं कि होता क्या है कि कोई भी जब हम डिवाइड देते हैं कभी भी, तो हम देखते हैं उसमें जो जिसमें डिवाइड देते हैं वो डिविडेंड होता है। जैसे मान लीजिए हम 15 में 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 5। तो डिविडेंड इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था क्लास 3rd 4th 5th में। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई 15 है उसमें हमने 3 से डिवाइड दिया तो इसका जो है इक्वल टू 5 है, तो 5 इक्वल टू जो है ये आपका क्वोशिएंट है, तो जिसमें डिवाइड दिया जाता है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। और जिससे डिवाइड दिया जाता है हम लोग रिकॉल कर लें एक बार वो क्वोशिएंट, और जो डिवाइड देने के बाद क्वोशिएंट आता है दैट इज ये सॉरी जिससे डिवाइड देते हैं वो डिवाइजर। और डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो 2 रूप में आ सकता है, एक तो क्वोशिएंट के रूप में और दूसरा रिमाइंडर के रूप में। तो ये क्वोशिएंट है और इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजन।
अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो डिवीजन है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। 15 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स इट हैज द रिमाइंडर 0. So this is called division algorithm given by Euclid. So applying this division algorithm, we have to find the SCF of 135 and 225. Okay, no matter. कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम लोगों को तो बचपन में पता था डिवीजन मेथड से हम लोग SCF निकाल लेते थे। एक्चुअली ये भी डिवीजन मेथड से SCF निकालने का ही तरीका है, लेकिन थोड़ा मेथड जो है आपको ये वाला लगाना है, डिवीजन एल्गोरिथम वाला, जिसमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 225 इक्वल टू लिखेंगे 135 से इसमें डिवाइड दे रहे हैं अगर, तो 135 हमारा क्या हो गया, कोसेंट, ये तो डिविडेंड हो गया। देखिए डिविडेंड के फॉर्मूले पे इसको बैठा रहे हैं। डिविडेंड हमारा यहाँ 225 है इक्वल टू कोस डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो डिवाइजर हमारा 135 है और कोसेंट की जगह खाली स्थान छोड़ दीजिए प्लस रिमाइंडर की जगह खाली स्थान छोड़ दीजिए। तो आप अगर इसका डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते थे तो याद करिए आप क्या करते थे, 135 से 225 में डिवाइड देते थे। तो आप इतना इमेजिन कर सकते हैं कितनी बार में लगेगा, 2 बार में अगर लगेगा तो 200 समथिंग होगा और 270 हो जाएगा। तो 270 ज्यादा हो जाएगा 225 से, इसीलिए आप तो एक ही बार में देंगे। तो इसीलिए यहाँ खाली स्थान छोड़ने की बजाय अगर आप पहले से ही इमेजिन करते हैं कि वो क्या रहा है तो आप निश्चित रूप से 135 बन जा 135, यहाँ मनी मन माइनस करेंगे, 5 5 0, 12 3 गया 9 और 1 1 कैंसिल। दैट मीन्स कि आपने रिमाइंडर भी मन ही मन, या कभी रफ में भी बच्चे शुरू में जब बनाते हैं तो रफ में डिवीजन बना लें तो उसको 90 यहाँ पर एज ए रिमाइंडर आएगा। अब हम देख रहे हैं कि इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर में डिवाइजर बड़ा है, ये 135 डिवाइजर बड़ा होता है, हमेशा डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है। अब देख लीजिए अगर आप 14 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर 3 से हमेशा छोटा होगा। अगर ये बाय द वे बड़ा हो जाता है किसी बड़े बड़े डिवीजन में तो आप समझ लीजिएगा आप एक बार कम डिवीजन लगाए, मतलब जितने में लगना चाहिए डिवीजन उससे आप एक बार कम लगाए, तभी आपका जो है रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका डिवीजन गलत बन रहा है। दिस इज अ चेक फॉर करेक्टिंग योर डिवीजन। जब भी आप बड़ा बड़ा डिवीजन लगाएं तो आपका यह माइंड में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा कम होना चाहिए उसको, और ये हमारा प्रैक्टिकल हम लोग महसूस करते आ रहे हैं इसको, कोई बात। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम इसी चीज को दोबारा अगले स्टेप में 135 में डिवाइड देंगे, किससे, 90 से। तो 92 या 180 135 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमारा कोसेंट 1 ही रहेगा। अब 91 जा क्या होता है 90 को 135 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, 13 से 9 गया 4, दैट मीन्स 45 इज द ऑब्वियसली रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, प्लस कर देते थे। कितना आया रिमाइंडर 45, 35 में से 90 गया तो कितना आया 13 से 9 गया 4, 45, तो 45 रिमाइंडर है। अब हम देखते हैं कि फिर हमारा जो है रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। तो रिमाइंडर हमारा जो है 45 इज लेस देन डिवाइजर 90, तो हम 90 लेंगे और जो हमारा रिमाइंडर 45 है उससे हम उसमें डिवाइड दे देते। तो हम देख रहे हैं कि 45 टू जा 90 होता है और इस तरह से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 45 टू जा 90, 90 में से माइनस होगा यहाँ तो ऑब्वियसली 0 रिमाइंडर आएगा कि नहीं है। तो वो 0 जब रिमाइंडर आ जाता है जो जिससे लास्ट बार हम डिवाइड दिए थे वही एचसीएफ होता है। सो द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज ऑब्वियसली 45, जिससे लास्ट बार डिवाइड देंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से वही हमारा एचसीएफ होगा। मेरा प्रयास है कि बच्चों को ये बात समझ में आए कि जो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से जब हमें एचसीएफ निकालने कहा जाए तो निश्चित रूप से हमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर पे ही सारा काम करना है। उसी तरह जैसे हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं उसमें हम अलग से डिवाइड दे करके लिखते हैं और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखते हुए लास्ट में जिससे डिवाइड देते हैं वही एचसीएफ निकल आता है। तो देखा ये पहला सवाल जो है इस रियल नंबर चैप्टर का समझ में आया। अब चलते हैं रियल नंबर्स के दूसरे सवाल पे
जहां पर हमारा दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. ओके, कोई भी हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, हमारा सवाल को समझे। क्वेश्चन 2 में क्या है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को नोट करिए कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, दो तरह के इंटीजर्स हो सकते हैं, ऑड और पॉजिटिव की बात अगर करें तो पॉजिटिव में भी ऑड और इवन इंटीजर्स होंगे। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के रूप में ही होगा हमारा वो नंबर जो, तो वो 6q प्लस 1 से लेकर के 6q प्लस 2 सॉरी 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 के रूप में ही होगा क्या, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जहां पर q जो है, q माने कि ये कोई इंटीजर है, q इज सम इंटीजर है। नोट कर लिया, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि किस तरह से हमें ये साबित करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर्स जो होंगे वो 6q प्लस 1 के बजाय 6q प्लस 2 के रूप में नहीं होंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक ए और बी की संकल्पना करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। ये हमें संकल्पना करनी है कि मान लिया कि ये जो हमारा ए है, एक लेटर है जो हमारा वेरिएबल है, उसको मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हमने सवाल में भी करा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस रूप में साबित करना है। तो मान लिया कि ए एक कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है और बी जो है जिससे हम उसको डिवाइड देंगे तो वो हमारा जो है 6 है, तभी तो इस रूप में आएगा। देखिए हम किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है एक्चुअली। अब मान लीजिए 13 को हम 2 से डिवाइड दें तो 2 6 12 प्लस 1 हम देख रहे हैं 13 क्या है, एक ऑड नंबर है। और इस ऑड नंबर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं 2 से डिवाइड दे करके, तो हम 2 से अगर इसको मतलब 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अगर किसी ऑड नंबर को किसी इवन नंबर से डिवाइड दिया जाता है तो कोसेंट जो है हमारा वो भी इवन आता है, लेकिन रिमाइंडर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 इस तरह से ऑड में आता है। तो इससे हम देख रहे हैं एक पैटर्न कि किसी भी ऑड इंटीजर का फॉर्म यही होता है, जहां पे अगर q को हम 6 मान लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसका एक एग्जांपल है 13। देखिए बातों को समझिए, सवाल हम अभी बनाना शुरू कर रहे हैं लेकिन हम समझा भी रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो रूप है वह है 13। पॉजिटिव ऑड इंटीजर के एग्जांपल आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 13 15 में कुछ भी बताएंगे। तो मान लीजिए 13, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 13 है, तो आप देख नहीं रहे हैं कि वो 6q प्लस 1, तो यहाँ 6 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ हमने 2 लिया क्योंकि 6 से तो यहाँ डिवाइड लगेगा नहीं, यहाँ तो 2 से डिवाइड लगेगा, तो 6 भी इवन है, यहाँ 2 भी इवन है। q की जगह आप 6 मान लीजिए प्लस 1। एक तो आपको समझ में आया, कुछ और भी चीजें हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर 19 है और इसमें हम 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 6 18 प्लस 1 19, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि आपको सवाल समझ में आया कि साबित करो कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा पॉजिटिव में उसका फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ही होगा, इसके अलावा 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 6 नहीं होगा। तो लेट a be any positive integer and b equal to 6, therefore we can write, है ना, a equal to what, मान लीजिए ये हमारा हमने माना था पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल टू और b से मान लीजिए उसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हम क्या होगा कि a इक्वल टू क्या होगा कि 6q प्लस r, 6 क्यूब प्लस r। इसमें हमारा क्या है कि a इक्वल टू जब हम 6q प्लस r ले रहे हैं तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर कोई ये डिविडेंड है और ये 6 उसका डिवाइजर है, क्योंकि हमें इस रूप में साबित करना है इसलिए हम 6 ही ले रहे हैं, तो 6 उसका डिवाइजर है, तो निश्चित रूप से अब ये 6q माने 6 से डिवाइड देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ देंगे 6q को आप इसे समझिए 6 इंटू क्यू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला वही बेसिक है, चूंकि ये चैप्टर है यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम का,
तो जिसमें हमें हमेशा याद रखना है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा तो होगा हमारे मानने के आधार पर कि कोई भी एक नंबर ए है पॉजिटिव, भले ही पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ए है और बी हमारा जो है इक्वल टू हम 6 लिए हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्म पढ़ा था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर स्क्वायर, मतलब जो रिमाइंडर होता है वह या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन रिमाइंडर भी हमने आपको बताया डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, जो डिवाइजर यहाँ बी है। तो दिस इज द रिलेशनशिप वी मस्ट लर्न। देखिए, अगर बच्चों को कोई चीज सीखना हो तो खास करके जो इसका एग्जाम 1 महीने के बाद है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको ये चीज पता है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को पता नहीं, माने कंफ्यूजन रहता है, उसको केंद्र में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको मूल रूप से जो इस एक्सरसाइज 1.1 में जो बातें कही गई है वह है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, जो कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहां पर डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा, डिवाइजर उससे छोटा होगा, कोसेंट उसी के हिसाब से होगा, और रिमाइंडर तो निश्चित रूप से हमेशा जो है डिवाइजर से, जैसे यहाँ पे डिवाइजर क्या है बी, तो उससे छोटा होता है रिमाइंडर। तो चलिए अब हम यहाँ पर हम देखते हैं इस फॉर्मूले से, ये एक जगह अलग से बता दिए हैं कि यहाँ जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी। आर हम जानते हैं कि आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू, हियर लाइक डिवाइजर 6 है, तो इसके हिसाब से व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। अगर आपको एक सवाल दूं अलग से कि आर इज स्मॉलर और इक्वल टू स्मॉलर देन, सॉरी यहाँ पे आर इज 0 से बड़ा या बराबर, जो रिमाइंडर होता है वह क्या होता है कि 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, लेकिन रिमाइंडर जो होता है वह छोटा होता है डिवाइजर जो यहाँ 6 है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो क्या है। आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1, या मतलब 6 से कम क्या क्या नंबर्स होते हैं, 3, 4, 5, ये इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज होते हैं आर के, रिमाइंडर के। कोई बात। तो सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हमें ये साबित करना है कि किस तरह से ऑड इंटीजर जो है 6q + 1, 6q + 3 ही होंगे। तो यहाँ पर a की जो पॉसिबल वैल्यू हुई वो हम लोग लिखेंगे फिर से। a इक्वल टू था 6q, तो 6q, तो 6q, इसको आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, 6q ही सिंपली लिख देंगे, प्लस जो है रिमाइंडर जब 0 ले तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं a के, तो ये 6q + 0 होगा एक बार में, दूसरी बार में ये 6q + 1 होगा, तीसरी बार में ये 6q + 2 होगा, तीसरी बार में हो गया, अब 6q + 4 होगा, फिर आपका 6q + 5 होगा, लेकिन 6q + 6 नहीं होगा। तो चलिए ये एक एक पॉसिबल वैल्यूज है पॉजिटिव इंटीजर्स के। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसमें आपको दिमाग लगाना है कि ऑड इंटीजर कौन सा है, तब आप साबित कर पाएंगे कि इसको आप प्रूफ कर दिए हैं। कैसे? अब इसमें एक दिमाग लगाइए कि 6q + 0 जो है आपका, इसको एक्सप्लेन करिए। 6q + 0 इज इवन नंबर और ऑड नंबर? इवन नंबर। कोई भी समझ सकता है, क्यों? क्योंकि ये 6q का मतलब होता है, +0 का मतलब होता है 6q, जो कि 2 × 3³ लिखा जा सकता है। जब आप 2 × 3³ लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं ना कि 2 से वो डिविजिबल है, तो इसीलिए इवन नंबर है। लेकिन अगर आप 6q + 1 को देखते हैं, ये ऑड है। क्यों ये ऑड? इसलिए है क्योंकि इसमें भले ही 2 × 3³ + 1 हो जा रहा है, तो किसी भी चीज में अगर +1 हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो ऑड नंबर है। जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 में आप 2 × 4 करेंगे तो +1 आएगा, तो ये 9 क्या है? ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होगा तो 2 × 4 + 0 होगा ये, तो इसीलिए इस नंबर को हमने जो है इवन कहा था। लेकिन यहाँ 6q + 1 जो है वो ऑड है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 6q + 1 को एक्सप्लेन करते हैं 2 × 3q + 1 होता है। भाई यार सभी समझते हैं आप ये सब चीजों को, तो कोई बात नहीं। 6q + 1 ऑड नंबर है और 6q + 3 ऑड नंबर है, 6q + 2 फिर वही इवन नंबर हो जाएगा, 6q + 5 ये भी ऑड नंबर है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, जब हमने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था और हमने b को 6 लिया था,
तो हमारा जो क्वेश्चन और रिमाइंडर होते हैं उसके जो रिमाइंडर्स की पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके 5 तक आई थी, और हमने जो पॉसिबल सारे वैल्यूज होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें जो 3 वैल्यूज हैं 6q+1 6q+3 6q+5 आर ऑड इंटेजर्स। तो हमने इस तरह से प्रूव किया कि किस तरह से 6q+1 6q+3 6q+5 जो है ऑड इंटीजर, दैट इज ऑड। तो ये सवाल था आपका अगला टैब का। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझने के लिए समझना होगा कि ऐसे सवालों में क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहने का मतलब है कि कुछ सैनिक हैं जो आपस में उतनी ही कॉलम में चलना चाहते हैं जितना कि उसकी संख्या मतलब सेम कॉलम में चलना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल सैनिक हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप नोटिस करते हैं तो उसमें टोटल जो सोल्जर्स हैं जो है कितने 616 मेंबर्स हैं। सोल्जर्स के 616 मेंबर्स हैं जो चलना चाहते हैं माने पैरेड में 32 मेंबर्स के साथ। तो 32 मेंबर्स आगे आगे रहेंगे और उसके पीछे पीछे 616 मेंबर्स रहेंगे, लेकिन शर्त ये बताया गया है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जो पहला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है उनके जो कॉलम्स बनने चाहिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये तीनों कॉलम जितने 32 मेंबर्स के होने चाहिए आगे में, तो पीछे में जो 616 मेंबर्स उसके पीछे जाने वाले हैं उनके भी उतने ही कॉलम आने चाहिए ताकि वो एक दूसरे के पीछे छिप सके, और इस तरह से एक पूरे डिसिप्लिन वे में सैनिकों का मार्च होता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना है, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 32 और 616 का, उसको हमें यूक्लिड डिवीजन फार्मूला लगा करके भी हम बना सकते हैं, और तब जाकर के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, उससे ये भी डिविजिबल होंगे और ये भी डिविजिबल होंगे, तो निश्चित रूप से तो हमारा जो कॉलम्स होगा वो बराबर बराबर बनेगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि सवाल में आपको फिर समझा दूं कि इन विच कर रहा है कि जो है क्वेश्चन इज देयर कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम जगह। टू ग्रुप्स किसके किसके हैं, एक तो मैंने बताया 32 मेंबर्स आगे आगे हैं सैनिकों के, और उसके पीछे पीछे 616 मेंबर्स भी पीछे पीछे चलना चाहते हैं। तो उसमें ये सवाल था कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, what is the maximum number of columns in which they can march? Yes, obviously, what is the highest common factor of these two numbers? So by using Euclid division lemma algorithm, we should find the SCF of 616 is greater than 32. So we should divide 616 by 32. Obviously, we will get here some quotient and we will get some remainder here. तो अब देखिए 616 में अगर हम 32 से डिवाइड देते हैं तो कितनी बार में आने चाहिए। सपोज दैट ये 600 ये 30 है, मतलब उसका एस्टिमेट निकालिए कितनी बार में आएगा। तो 32 से अगर हम डिवाइड देंगे इसको, तो थोड़ा यहाँ बगल में डिवाइड भी कोई दे सकता है रफ में, 616 है और हमने इसको 32 से डिवाइड दिया, तो 32 1 जा 32, 11 2 या 9 और 5 में 3 या 2 उतरा 6। तो अब 32 से 296 में जब आप डिवाइड देंगे तो कितनी बार में आएगा, ऑब्वियसली 30 और यहाँ पे मान लीजिए 307 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में लगाइए, 6 2 12 2 कैरी 1 6 3 18 1 19। देखिए इतना हो रहा है। 7 बार में कितना होगा, 7 2 14 4 कैरी 1 7 3 21, 7 बार में भी तो लग जाएगा। 37 जा क्या होता है भाई साहब, 210 नहीं सही है। 8 बार में ज्यादा होगा क्या, 38 या 240 नहीं ज्यादा होगा। 9 बार में 9 3 या 27, 10 बार में ज्यादा होगा, इसलिए इसमें 9 बार में लगाना चाहिए था। चलिए 9 बार में लगाते हैं। 9 2 18 का 8 कैरी 1 9 3 या 27 28। ओके, 9 2 18 8 कैरी 1 9 3 या 27 28। 16 में गया 8 में गया 0 0, कहानी खत्म, 8 रिमाइंडर आया। तो हमें पता चला कि अगर हम 616 में 32 से डिवाइड देते हैं तो हमारा क्वोशिएंट आता है 19 और रिमाइंडर आता है 8। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप। अब हम अगली बार का जो डिवाइजर है वो है 32। तो 32 इक्वल टू क्या होगा, अब हम इसमें डिवाइड देंगे किससे, जो हमारा रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड देंगे ना डिवाइजर में, जैसा कि हम डिवीजन मेथड से शेप में करते थे, और अभी भी एक सवाल बनाया है सेम उसी टाइप से बनाइए। तो 32 जो है इक्वल टू होगा आपका 8 से डिवाइड दोगे तो आपका क्या आएगा, 8 4 जा 32
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ चुका है। व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ इज द लास्ट डिवाइजर, दिस इज 8। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 616 मेंबर्स ऑफ सोल्जर्स हैज टू पैरेड बिहाइंड द 32 मेंबर्स, आगे आगे 32 मेंबर्स भी क्या करेंगे, 8 का कॉलम बना लेंगे। तो 4 कॉलम्स, 8 कॉलम्स बना लेंगे तो 4 की संख्या में हो जाएंगे। मान लीजिए 4 सैनिक यहाँ खड़े हो गए, 4 सैनिक यहाँ खड़े हो गए, 4 सैनिक यहाँ खड़े हो गए, तो 8 कॉलम्स बन जाएगा उनका। अब देखिए 8 कॉलम्स जो है में खड़े हुए, ये तो समझ सकते हैं ना, जैसे एक कॉलम में 4 सैनिक अगर खड़े हुए तो 8 कॉलम्स में 8 4 32 सैनिक हो गए पूरे। अब देखिए 8 कॉलम्स मैक्सिमम में आप देखिए कि 616 मेंबर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि 616 का ये 8 से ये डिविजिबल है। तो 8 से आप देख सकते हैं कि 616 जो है 8 से कितनी बार में डिविजिबल है भाई साहब? 8 7 जा 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 56, 11 6 गया 5 और 5 5 कैंसिल्ड। ये देखिए 8 7 यानी 77 जो है कॉलम्स, कॉलम कर रहे हैं सर, एक कॉलम में 77 मेंबर्स आएंगे और इस तरह से 8 कॉलम बनेंगे। तो 77 जो मेंबर्स हैं जो एक एक कॉलम में रहेंगे, तो 70 कितने कॉलम है भाई साहब? 8। तो 77 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 616 मेंबर्स उसके पीछे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। आपको मैं समझा ये रहा था कि इस तरह के सवाल में एचसीएफ निकालना पड़ रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्विंग द नेक्स्ट सम इन दिस एक्सरसाइज। सवालों को समझने के लिए हमें पूर्व रूप से उसके चैप्टर्स को आर.एस. अग्रवाल से समझना सही रहता है। आर.एस. अग्रवाल एक ऐसा बुक है हमारा, जिस बुक में हमें जो जरूरत की चीजें, आधारभूत मूलभूत चीजें होती है, वो उसमें पूर्ण रूप से दिया रहता है। और हम इत्मीनान से जब नहीं कोई चीज समझ रहे हैं तो उसको समय मांगता है, उसमें आप समय दें और निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं जो बच्चे पहले से कुछ जानते होंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ क्या पढ़ाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 of this exercise 1.1 of class 10th NCERT maths, use a Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 or some for some integer m। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हम समझते हैं और उसका यूज करके हमें यह बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए कि x या a है, ठीक है। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर हमको कह रहा है, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा वह a है, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a में आप दूसरे से डिवाइड देंगे तो वह दूसरा नंबर क्या है भाई साहब? दूसरा नंबर को b मान लीजिए, वो उसको मान लीजिए 3, क्योंकि आपका सवाल है 3m plus 1 के रूप में आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a बराबर क्या होगा? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू कि आपका हम जानते हैं कि bq प्लस r होता है। यह एक बेसिक फार्मूला है माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज ओनली अबाउट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हम बता रहे हैं, ये स्टार्टिंग लेसन है जिसमें रियल नंबर्स के बारे में बताया गया है। रियल नंबर्स जो है उसी में सारे नंबर्स आ जाते हैं क्लास 10 तक, तो हमें सिर्फ रियल नंबर्स के ही बारे में पढ़ना। रियल नंबर्स में ही सारे नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल, और उसी का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमने पहले भी एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू और मोर देन टू नंबर्स का वो सबसे बड़ा नंबर जिससे वो सारे नंबर्स कॉमन, ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जिस फैक्टर से वो सारे नंबर जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका उससे वो डिविजिबल हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने का ये फॉर्मूला हम सीख लें, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पर a जहां पर क्या है, लेट जो एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है मान लिया कि वो a, देखिए तो अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर ये है तो कंफर्म है ना पॉजिटिव इंटीजर a है। तो मान लीजिए कि हम इसको b से डिवाइड दे रहे हैं तो कोई ना कोई कोसेंट q तो आएगा ही, प्लस रिमाइंडर तो आएगा ही r है। व्हेयर, मैं फिर इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ, व्हेयर 0 से बड़ा है या बराबर है r और r छोटा है किससे, जिससे हम डिवाइड दें, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है या तो मैंने स्क्वायर उसका करना है। अब a बराबर यहाँ पर हमारा जो है a बराबर
बी हमने 3 मान लिया, तो 3q प्लस आर होगा। 3q प्लस आर होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसा कि इस फॉर्मूले के हिसाब से 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और r छोटा होगा b यानी 3 से। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इन दिस एक्सप्रेशन वेयर द b इज 3? तो हमारा रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर 3 से छोटा होना चाहिए। सीधी बात है कि 3 से छोटा r का पॉसिबल वैल्यू, r चूंकि 0 या 0 से बड़ा होता है और 3 से छोटा, तो बताइए ऐसा नंबर बताइए, मतलब सेट ऑफ नंबर बताइए जो 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो 1 0 मतलब 0 या 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता मतलब। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या है कि वो 0 से बराबर है या बड़ा है। तो बड़ा है, बराबर है तो 0 भी आ जाएगा r का वैल्यू, और बड़ा है तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, लेकिन छोटा है 3 से तो 3 नहीं आएगा। तो इसीलिए r की पॉसिबल वैल्यू हो गई 0 1 2। ओके, तो इस हिसाब से a बराबर हमारा क्या क्या हुआ, 3q प्लस r की वैल्यू एक बार में 0 ले लीजिएगा तो वो 3q ही आया। फिर a की दूसरी वैल्यू क्या हुई भाई साहब, 3q प्लस 1। फिर a की तीसरी वैल्यू क्या आई, 3q प्लस 2। उसके अलावा तो r की कोई पॉसिबल वैल्यू आपको निकल आएगी। तो ये इतने ही 3 पॉसिबल वैल्यू में आपको साबित करना है कि ये जो आपने a को माना था पॉजिटिव इंटीजर, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा। यही साबित करना है कि या तो 3m के रूप में आएगा या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। तो चलिए आएगा तो बाद में, लेकिन जो आ रहा है उसको तो करें। अब हम सबका स्क्वायर करते हैं, ये तीनों के स्क्वायर करिए। तो अगर इस पहले वाले में स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, 3q का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो 3q का होल स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर हुआ, जिसको आप लोग 3 इंटू m के रूप में लिखना है तो m आप बना दीजिए 3q स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर को आप लिख दीजिए 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, और फिर इसी तरह से आप अगला लेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे आप। तो आप इसमें क्या होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। हम जानते हैं कि a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर होगा तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 q इंटू 1, तो 6q प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, 3 कॉमन लेंगे अगर, तो q भी कॉमन हो सकता है वैसे, तो 3 सिर्फ कॉमन लीजिए क्योंकि हमें 3m के रूप में लिखना है। तो 3 को हटा लेंगे जब इसमें से कॉमन, तो यहां बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहां बच जाएगा आपका 2q और प्लस 1 अलग से। देखिए अगर इसको m मानिएगा, देखिए 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, और यहाँ पर 3m के रूप में आ चुका है। एक बचा है, उसको भी साबित कर देंगे तो हमारा सवाल फिनिश्ड। चलिए तो अगला सवाल है, हाँ मतलब स्क्वायर करेंगे इस इधर ये तीसरे वाले का, इसका स्क्वायर करेंगे, उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 3q प्लस 2 था, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो निश्चित रूप से a स्क्वायर की वैल्यू आएगी। फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 9q स्क्वायर होगा, और ये 2 3 जा 6 2 जा 12q होगा, और प्लस से 2 2 जा 4 होगा। इसमें भी हमें m प्लस 1 के रूप में लिखना है अगर, तो हम इसमें 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है अगर, तो हम दिखा रहे हैं कि 3 कॉमन है, बाकी जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पर 3 अगर बस लिए हैं तो 3q स्क्वायर 1 कॉमन, और यहाँ पर 4q कॉमन होगा, और प्लस ये क्या था 4 था, तो 4 को हम लोग क्यों नहीं 3 प्लस 1 कर लें। तो इसको यहाँ पर हम 3 प्लस 1 अगर 4 को लिखते हैं तो हमारा 3 इधर चला जाएगा कॉमन, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 अलग हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब हमें ये दिखाना है कि 3m प्लस 1 के रूप में आएगा, तो ये 3 है और इसको पूरे को m मान लीजिए, और ये 1, तो 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जो b है, b मतलब जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं डिवाइजर वो 3 है, तो जो हमारा जो वो सारा स्क्वायर ऑफ a आएगा वो या तो यहां देख लीजिए 3m के रूप में आएगा, या नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप में आएगा, या नहीं तो 3m प्लस जो है 1 के रूप में आएगा। चलिए 3m प्लस 1 के रूप में यहां भी आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमारा देखते हैं कि सवाल जो है प्रूफ हो चुका है। अब हम इसको ये दिखाना जा रहे हैं कि किस तरह प्रूफ हुआ है। तो हम यहाँ पर तीनों एक का जो पॉसिबल वैल्यू आया था, उस पॉसिबल वैल्यू का जब हम स्क्वायर निकाले थे तो
द स्क्वायर ऑफ, देयरफॉर हम देख चुक रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ ए यानी कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज, वो हमेशा उसका फॉर्म क्या है, इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। यहां पर 3m 3 इंटू 3 की हुए स्क्वायर को m मान लीजिए, और यहां पर 3m प्लस 1 के रूप में ही आएगा। तो इस तरह से अगला सवाल हमारा और है कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ही कुछ काम करने जा रहे हैं। तो ये भी सेम सवाल है आपका। और देखिए अगला सवाल आ जाता है एक्सरसाइज 1.2। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जिनको उस सवाल में HCF HCF जो होता है उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सिर्फ यही समझना है कि व्हाट इज HCF। और HCF जब आप समझते ही हैं तो आपको ये भी तो समझ है कि डिवीजन जो होता है कभी भी जो बचपन से बनाते आ रहे हैं उसमें डिविडेंड जो होता है इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड द HCF of any number and have to prove any number in the form of some given form. So here you can prove yourself, very easy exercise. Thank you very much. Have a nice day.